हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है आरसीईपी को लेकर। आरसीईपी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। खास तौर पे 2020 के दौर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और यूपीएससी ने आपसे 2018 में और 2019 में आपसे इस पे प्रश्न पूछ लिया है। तो अब आपसे फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आरसीईपी का मतलब क्या है। आरसीईपी का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का क्या मतलब है कि क्षेत्रीय स्तर पर आपस में व्यापार करना, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझने के लिए ना आप अपने गांव का या अपने मोहल्ले का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे सपोज करो कभी आपके मोहल्ले में या आपके घर में कभी सब्जी मान लो ख़त्म हो गई, तो आप पड़ोस के मोहल्ले में जाके वहाँ से कटोरी भर सब्जी ले आए। कभी पड़ोस वाले के यहाँ ख़त्म हो गई, वो आपके यहाँ से आकर ले गया। कभी आपके यहाँ दाल ख़त्म हो गई तो वहाँ से आप दाल ले लिए। आटा ख़त्म हो गया या कभी पैसे कम पड़ गए तो पड़ोस से ले लिए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या पड़ोस वाला व्यक्ति या पड़ोस वाली देवी या देवता या परिवार कभी आपसे ये कहता है कि आपने हमसे 500 रुपये लिए थे तो अब आप हमको 600 रुपये प्रोवाइड करो? या कभी आप ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। क्यों? क्योंकि वो मोहल्ले की बात है और कुछ दिनों की बात होती है। एज इट इज ऐसे ही पूरे विश्व स्तर पर छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं कि आपस के आसपास के जो देश हैं वो एक दूसरे से कुछ इसी तरीके का व्यवहार करें। मतलब किसी के यहाँ अगर कोई वस्तु उत्पादित होती तो हमारे यहाँ भेजे, हमारे यहाँ होती तो अपने यहाँ उसको रखेंगे, लेकिन इस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा ना लगाएं। मतलब ऐसा ना करें कि जैसे मान लो भारत अमेरिका से कोई वस्तु इंपोर्ट करता है तो भारत अपने यहाँ के व्यापारियों को संरक्षण देने के लिए बाहर के वस्त्रों पे, गाड़ियों पे, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते। जैसे आप सपोज़ करो कि आपने हार्ले डेविडसन बाइक परचेज़ की अमेरिका से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आप उसको भारत में लेकर आएंगे तो उसमें लगभग 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब अगर वो बाइक आपकी 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ आपको और देने हैं, 4 करोड़। तो इससे आप क्या होगा, आप हार्ले डेविडसन नहीं परचेज करोगे, आप किसको परचेज करोगे? भारत में बुलेट को। ठीक है, जो बुलेट गाड़ी आती है रॉयल इनफील्ड की। तो सरकार अपने यहाँ की बुलेट को संरक्षण देने के लिए कर देती है। तो जब ऐसी स्थिति आती है ना, तब ये जो क्षेत्रीय ग्रुप बनाए जाते हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ये कहते हैं अरे भैया, एक तरफ आप कहते हो कि कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी तरीके का, है ना, सब लोग अपने मन से मुक्त व्यापार के तहत व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कतें होती हैं और यही चीज़ हुई थी यहाँ पर इस ग्रुप में। पहले भारत इस ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब भारत ने देखा कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है और भेदभाव वो भारत के लिए नुकसानदेह था। कैसे? क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ कि जब भारत इसमें शामिल हुआ था, ठीक है, तो उस समय भारत इतना बड़ा और आज भी इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा भारत एक्सपोर्टर नहीं है। मतलब भारत अपने माल को निर्यात नहीं करता है, या कह सकते हो कि विश्व के अन्य देशों में भारत के माल की इतनी डिमांड नहीं है, या कह सकते हो कि भारत का मेक इन इंडिया इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। तो भारत ने सोचा कि अगर हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अपने आप को शामिल कर लेंगे तो चाइना पूरा का पूरा हमारे ऊपर माल इंपोर्ट कर देगा, और चाइना का माल जब हमारे बाज़ार में आ जाएगा तो हमें दिक्कत होने लगेगी और चाइना इससे मोनोपोली स्टेब्लिश कर सकता है। बाकियों से हमें खतरा नहीं था, हमें मेन चाइना से था। और दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना को अच्छे से पता है कि चाइना में भारत का माल ज़्यादा लोग खरीदेंगे नहीं या अन्य किसी देश का खरीदेंगे नहीं, क्योंकि चाइना की जो यूनिट्स हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं अधिकतर। उसके पास रॉ मटेरियल भी है, उसके बाद प्रोडक्शन भी है, और सबसे बढ़िया तो उसके पास एक मार्केट है। जैसे भारत की पॉपुलेशन है वैसे वहाँ पे। तो भारत को ये डर लगा, इसलिए भारत ने इससे अपने आप को बैक कर लिया, और यही रीज़न था कि भारत इस आरसीईपी का मेंबर नहीं रहा। ठीक है, ये हम वैसे आपको मेंस में पढ़ाते हैं,
लेकिन आपको एक कहानी हमने इसलिए बताई क्योंकि ऐसे आर्टिकल आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सुनते तो हैं कि RCEP एक क्षेत्रीय है, आसियान एक क्षेत्रीय है ना। क्षेत्रीय का मतलब होता है आसपास के अपने मोहल्ले के लोगों को सामान बेचना। जैसे आप ब्रिक्स देखोगे, बिम्स्टेक देखोगे, है ना, ये क्या है, एक तरीके के क्षेत्रीय संगठन है। क्लियर हो गई बातें। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं। तो आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया, आज के समय ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो यहाँ के जितने मेंबर हैं ये सबके सब साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री वो मेंबर हैं। मतलब आसियान के 10 हैं और 5 ऐसे मेंबर हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर। भारत इसका मेंबर नहीं, ये चीज़ें आपको पता हो। अब हुआ क्यों है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए क्योंकि जो नीति आयोग के CEO हैं उन्होंने एक बार इस पर फिर से पुनर्विचार करने की कोशिश की है कि भारत को इसमें एक बार शामिल होने के लिए पुनर्विचार करना चाहिए, अपने रुख को बदलना चाहिए, और इसको लेकर उन्होंने कई सारी दलीलें दी हैं। तो अभी आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस में आ सकता है, बट प्री में नहीं आएगा। प्री में आपको बस ये पता हो कि RCEP क्या है और CPTPP क्या है, यानी कि ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या है, क्या उसमें भारत शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए ना तो RCEP में शामिल है और ना ही CPTPP में शामिल है। क्लियर हो गई बातें? दोनों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको पता है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब कि किसी भी प्रकार के आवाजाही में कोई टैक्स ना लगाना। जैसे आप में से कई सारे बच्चे ट्रिप करते होंगे, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या कोई पार्टी आप करते होंगे तो वहाँ पे कुछ बच्चे होंगे वो कहते होंगे यार चलो आज हमारी तरफ से पार्टी, है ना। और फिर कोई अगले दिन पार्टी करता होगा। मान लो आज किसी ने आपको पार्टी दी स्टारबक्स में। स्टारबक्स एक तरीके का बड़ा रेस्टोरेंट होता है, मतलब भौकाल क्रिएट करने के लिए, है ना। 200-300 रुपये की कॉफ़ी होती है उसकी, है ना, स्टेटस बनाने के लिए। तो स्टारबक्स में आज किसी ने आपको पार्टी दे दी, कल कोई दूसरा लड़के का नंबर आया तो उसने आपको टपरी पे वहाँ पार्टी दे दी। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं यार टपरी वाला तो फ़ायदे में रहा, स्टारबक्स वाला घाटे में रहा। तो मुक्त व्यापार इसीलिए कई बार हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता हो गई। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि RCEP क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब एक संगठन है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। 2012 में शुरुआत हुई थी और नवंबर 2020 में साइन किया गया था। 1 जनवरी 2022 से पूरी तरह से काम करने लगा था और इसमें 15 जो देश हैं वो सदस्य हैं, ठीक है। 15 में 5 जिनमें चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया ये अलग हैं, और बाकी 10 के 10 आसियान कंट्री हैं। तो आपसे इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से आसियान देश RCEP के मेंबर हैं, ठीक है। तो पता हो, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आपको ये भी पता हो कि भारत का एक पड़ोसी देश म्यांमार वो आसियान का मेंबर है, ठीक है। भारत के 2 पड़ोसी देश चाइना और म्यांमार ये किसके मेंबर है? RCEP के, ठीक है। तो ये भी फैक्ट ऐसे याद रखना। बाकी आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं। बौद्धिक संपदा का मतलब क्या होता है? बौद्धिक संपदा का मतलब ऐसे समझो कि कोई कंटेंट, या जैसे आप ये लोगो देख रहे हो, ठीक है, तो ये यूनिक लोगो है। इस लोगो को अन्य कोई पर्सन नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि श्री IAS एकेडमी इसका ट्रेडमार्क ले चुकी है। समझ गए? इसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इसके पर्पस क्या हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा। व्यापार की मात्रा क्या है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कितने % GDP है, कितने % नहीं। भारत अलग हुआ था 2019 में, आपको पता होना चाहिए। अब भारत अलग क्यों हुआ? तो इसके लिए भारत चाह रहा था कि चाइना की जो +1, या कह सकते हो चाइना जो 1+ पॉलिसी है उसके तहत, मतलब भारत को ये लगता था कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, पहले तो ये समझो कि चाइना की +1 पॉलिसी क्या है। देखो जैसे हमारा देश है, ठीक है, या जैसे आप अपने घर से एग्जाम्पल लो। मेरा क्योंकि सिंपल सा तरीका होता है चीज़ों को सरल तरीके से समझाना, ठीक है। आप अपने घर से एग्जाम्पल लो। आप अपने घर पे मान लो किसी पर्सन पे डिपेंड हो जाओ पूरी तरीके से, किसी रिश्तेदार पे, ठीक है, पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ, और वो व्यक्ति आपको धोखा दे दे तो आप कहीं के नहीं रहोगे ना। समझ गए? वैसे ही चाइना के साथ कि बहुत सारे विश्व के जो बड़े बड़े व्यापारी थे
उन्होंने जब चाइना में इन्वेस्टमेंट किया तो शुरू में तो सब अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, वहाँ की लेबर सस्ती थी, सब कुछ अच्छा था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छी थी। लेकिन जब बूम आया या मार्केट में जब मंदी आई, तब व्यापारियों को लगा यार केवल चाइना में व्यापार करना, केवल चाइना से पैसे उगाना, केवल चाइना में इंडस्ट्री लगाना अच्छा नहीं है, चाइना के आसपास के देशों को भी देखना चाहिए। इसी को कहा गया चाइना +1, मतलब चाइना के अलावा। समझ गए? देखो ये कोडेड वर्ड होते हैं, जब आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो ना डिप्लोमेसी में, ऐसे ही कोडेड वर्ड यूज होंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। एक्ट का मतलब अलग होता है, लुक का मतलब अलग होता है, तो वैसे ही चाइना +1 का मतलब समझ गए। बढ़ता व्यापार घाटा, व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटे का मतलब हम आयात ज़्यादा करें और निर्यात कम करें। तो जब आयात ज़्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होगा, ठीक है, ख़त्म होता जाएगा, तो इससे व्यापार घाटा बढ़ेगा। चीनी वस्तुओं की डंपिंग, आप देखोगे कि चाइना भारत के मार्केट में डंप कर देता है। मतलब एक तरफ हमारे देश के लोग क्या कहते हैं, अरे चाइना का माल वापस करो वापस करो, और दूसरी तरफ सरकार चाइना के सारे खिलौने इंपोर्ट करती रहती है। घरेलू उद्योगों का संरक्षण भी करना है, ताकि हमारी जो लोकल यूनिट है, जैसे अभी मैंने आपको रॉयल इनफील्ड का एग्जांपल दिया था ना, तो वो हमारे घर की है, वो भारत की कंपनी है। और जो हार्ले डेविडसन बाइक है वो कहाँ की, फॉरेन की, इसीलिए उसको रोक लगी। और अब देखो फिर से ट्रम्प आ गया है, तो पक्का हार्ले डेविडसन वाला भारत में प्रेशर बनाएगा। और इस समय आप देख ही रहे होंगे, देखो आप कभी कभी जब न्यूज़पेपर देखते हो पढ़ते हो ना, तो इन पे ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दिया करो कि यार ट्रम्प आया है तो देखो वहाँ पे एलॉन मस्क की भूमिका मुख्य हो गई। और एलॉन मस्क के आने से वो भारत में आना चाह रहा था, पहले भारत सरकार परमिशन नहीं दे रही थी, अब एलॉन मस्क को भारत में परमिशन मिल जाएगी, उसकी स्टारलिंक कंपनी भारत में आ जाएगी। इंटरनेट में जो मोनोपोली हमारे यहाँ एयरटेल, जियो ये सब बना रखे हैं, इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि भारत का जो एक सपना है कि हर घर इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराना, वो संभव हो पाएगा, क्योंकि उसके पास 6000 से ज़्यादा सेटेलाइट हैं भाई, पूरी दुनिया को सेटेलाइट दिए हुए हैं, ठीक है। खैर अगला हमारा आर्टिकल है CPTPP, इसी से रिलेटेड। अब देखो ये वही लाइंस, ये पिक्चर उसी बच्चे को समझ में आएगी जिसको क्या आता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका यहाँ से लेके, ठीक है, इस जगह से यहाँ तक, इसका मतलब होता है कि इतने देश RCP में हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने देश हैं इसका मतलब CPTPP में। तो मतलब ये जो 3 3 6 1 7 देश हैं, ये RCP में भी हैं और CPPP में भी हैं, ठीक है। तो 7 देश ये हो गए और 4 देश ये हमारे, ठीक है, 3 3 6 1 7 और 4 11 देश जो हैं वो CPTPP के मेंबर हैं। बस इतना ध्यान रखना कि भारत इसका मेंबर नहीं है। इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर के क्षेत्र की बात होती है, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पे पेरू है, मैक्सिको है, चिली है, कनाडा है। आपको एक बार हम मैप दिखा देते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। इस प्यारे भारत से आप यहाँ पर चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ आपको सबके सब कौन से देश मिल रहे थे, आसियान और RCEP के मेंबर। यहाँ से जब थोड़ा और आप ईस्ट की ओर चलेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे साउथ अमेरिका मिलेगा, यहीं पे पेरू, चिली, है ना। और ऊपर आपका ये कौन सा देश है, कनाडा, जो आजकल विवादों में चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना दुनिया गोल है ना। आप केवल एक ही रास्ते से अमेरिका नहीं जा सकते हो, दोनों तरफ से आप जा सकते हो, ठीक। तो ये पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन 11 देश हैं इनको आप लिख सकते हो। बाकी आपको पता है कि 2018 में हस्ताक्षर किया गया था और इसके तहत ये बना था। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे देख लें, क्योंकि देखो भारत इसका सदस्य नहीं है। सामान्यतः वही संगठन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिसका इंडिया मेंबर होता है, और इंडिया जिसका मेंबर नहीं है उस पर प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। तो बाकी आप इन चीज़ों को एलिमिनेट कर दो, आप देख सकते हो कि भारत इसमें शामिल नहीं है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अगला आर्टिकल है हमारा RNA एडिटिंग। जहाँ पर भी आपको ऐसे शब्द मिलते हैं कि DNA एडिटिंग, RNA एडिटिंग, इसका मतलब ही यही होता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं
उन कोशिकाओं में अगर कोई खराबी आ गई, मतलब जैसे हमारे शरीर की जो नसें हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में उन नसों में कोई दिक्कत आ गई, तो जहाँ उस नली में दिक्कत आई उतना हम कट कर दें। जैसे आपके घर में क्या होता होगा, वायर आपने देखा होगा, तार कभी वो फॉल्ट हो गया तो आपने क्या किया, आधा यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दिया और दोनों को फिर टेप से जोड़ दिया, काम करने लगा। तो बस यहाँ पर भी यही ड्रामा होता है और उन्हीं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आरएनए की एडिटिंग की जाती है तो एडीआर एंजाइम से उसको जोड़ा जाता है। अगर डीएनए की जाती है डीएनए से तो उसमें आपका क्रिस्पर कैस9 का उपयोग किया जाता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो बायोलॉजिकल बन जाओगे पर्सन, बायोलॉजी मतलब पढ़ने लगोगे, है ना। उतना नहीं जाना हमको बस नॉर्मल सरल शब्दों में समझना था। कैस9 क्या है, एडीआर क्या है। एडीआर का मतलब एडोनोसिन डियामाइनीज, है ना, एक्टिंग ऑन आरएनए। अगर यहाँ पे 1 लिख जाए तो इसका मतलब आरएनए 1, 2 लिख जाए आरएनए 2। बाकी ये जो mRNA है, rRNA है, इसका मतलब होता है जितने भी नाम आएंगे, m का मतलब मैसेंजर आरएनए, मतलब वो मैसेज पहुंचाता है कि शरीर की कोशिका में कहाँ पर खराबी है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना, ज़्यादा याद रखोगे डिस्टर्ब हो जाओगे फिर, ठीक है। तो हुआ क्या है चर्चा में इसलिए क्योंकि अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनी है वेव लाइफ, उसने क्या किया है, आरएनए एडिटिंग द्वारा आनुवांशिक समस्या का इलाज करने वाली पहली कंपनी बन गई। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक रूप से किसी के जीवन में वो खराबी रही। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं आप ही के घर में, जैसे मैं ही हूँ अपने घर परिवार में, तो मेरे शरीर में बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं, ठीक है। ये बाल कहाँ से आए, हमारे जीन से। जीन मतलब हमारे पिताजी के जीन से, ठीक है। पिताजी के कहाँ से आए, उनके पिताजी से। तो ये जेनेटिक समस्या चली आ रही, हालांकि ये समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मान लो किसी व्यक्ति को हमें चाहिए कि आगे जो बेबी जन्म ले उसके बाल ना हो शरीर में, तो जब वो पैदा होगा तो उसको हम आरएनए एडिटिंग करवा देंगे, समझ गए। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो दिव्यांग जन्म लेते हैं, ठीक है, या जिनको कोई बीमारी बचपन से ही होती है ना, बहुत अजीबोगरीब बीमारियां होती हैं। तो अगर आरएनए एडिटिंग हम कर देंगे तो उसकी वो बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे हुआ है, मतलब आरएनए एडिटिंग की इस प्रक्रिया से मनुष्य के शरीर को या मनुष्य की स्वास्थ्य मुसीबतों को या मुश्किलों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। आरएनए एडिटिंग मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड को एडिट करने द्वारा एमआरएनए निर्मित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब जो वहाँ का न्यूक्लियोटाइड होता है उसको एडिट करता है, ठीक है। एमआरएनए एक्सॉन और इंट्रॉन, ये आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप इनको स्किप ही कर दो। बस इतना जान लो कि आरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है जो हमारे न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद रहता है। जीवित कोशिकाओं का मतलब जो इंसान जिंदा है, हम जैसे लोग, है ना, हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें आरएनए जैसा ये न्यूक्लिक अम्ल क्या रहता है, मौजूद रहता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, ये कैसा होता है, तो डीएनए के समान ही होता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल धागे का, सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। इसका आधार क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये कुछ मत पढ़ना आप। आरएनए के प्रकार क्या हैं, है ना, आपको बता ही दिया अलग अलग नाम से। एमआरएनए है तो ये मैसेंजर होगा, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक जानकारी पहुंचाता है, सूचनाएं देता है। राइबोसोमल आरएनए है तो राइबोसोमल संरचना का आधार है और प्रोटीन संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है ना, मतलब उसको बढ़ाता है। ट्रांसफर आरएनए क्या है कि दौरान अमीनो एसिड को राइबोसोम में कन्वर्ट करता है। नाम से ही समझ रहे हो ना, कहाँ कन्वर्ट होगा, कहाँ उत्प्रेरण होगा, कहाँ मैसेज जाएगा। और रेगुलेटरी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको बस पता हो, बाकी आपको याद नहीं रखना है कि कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, बस इतना आपको पता हो, बाकी आप नहीं याद रखना, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, ये आप मत याद रखना है ना कि क्या है क्या नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। एडिनोसिन डीएमिनीज नामक एंजाइम समूह शामिल होता है जो आरएनए या एडीआर का कार्य करता है, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे नहीं पूछेगा, ये चीज़ें आप हटा सकते हो, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे डिफरेंस को लेकर। तो डिफरेंस में आप इतना बस पता कर लो कि डीएनए जो एडिटिंग होती है वो स्थायी परिवर्तन लाती है और आरएनए जो एडिटिंग होती है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। मतलब
दोनों में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। डीएनए में किसी व्यक्ति के जीनोम में स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे समस्या होने पर अपरिवर्तनीय त्रुटियां हो सकती हैं, और आरएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है, जो समय के साथ कम प्रभावी हो जाते हैं। इसमें क्या है कि प्रायः डीएनए के अंतर्गत क्रिस्पर कैस9 या बैक्टीरिया से प्राप्त अन्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जो बाह्य प्रोटीन के कारण प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब उनको रोक सकते हैं, है ना, जो आपके शरीर में हमला करती हैं। लेकिन इसमें क्या है, मानव कोशिकाओं में स्वाभाविक रूप से जो एडीआर एंजाइम का उपयोग होता है, जिससे प्रतिरक्षा एलर्जी प्रतिक्रियाओं का जोखिम कम होता है। मतलब यहाँ क्रिस्पर कैस9 और यहाँ पे एडीआर, ये कैस9 एक एंजाइम है, ये ध्यान रखना, और क्रिस्पर क्या है, कैंची, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है वैसे आपसे, क्रिस्पर पे भी और कैस9 पे भी, ठीक। अगला आर्टिकल है फैक्ट के रूप में, डिजिटल जनसंख्या घड़ी, है ना, कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई, बेंगलोर में। बाकी आपसे नहीं पूछेगा कि इसके डिजिट लाल क्यों हैं, इसके डिजिट हरे क्यों हैं, ये बोर्ड ऐसा क्यों बनाया गया है ना, पेड़ के पीछे ही क्यों टांगा गया है, ये कुछ नहीं पूछा रहेगा, फालतू की बकवास चीज़ें हैं। बस मैंने इसलिए दिया ताकि अगर एक फैक्ट आ जाए, ठीक है, पहले जनसंख्या को दे दे और फिर एक फैक्ट दे दे, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे या मैनेज करेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा आर्टिकल है G20 महामारी कोष, आपसे पूछा जाएगा और क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया, मतलब कौन कौन सी बैंकें इसमें शामिल हैं, संगठन शामिल हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि G20 की भारत ने अध्यक्षता की थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो क्या, कि G20 को लेकर ना आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 2024 में तो सबको पता था कि भारत में हुआ है और यूपीएससी ने नहीं पूछा, तो अब 2025 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके लिए श्री आईएएस एकेडमी ने ऑलरेडी G20 को काफ़ी डिटेल में कवर कराया है। यहाँ पर हम प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका G20 बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए 2025 में 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में किसी ने नहीं कराया है और अब किसी को याद भी नहीं है जो कराएगा इतना डिटेल में, और यूपीएससी की नज़र वहाँ पर होगी ज़रूर। मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं फर्जी मास्टर, हवा में कोई भी चीज़ फेंक देते हो आप, ना भैया, फर्जी नहीं। आप एक काम करना, एक प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया था ना, हर घर तिरंगा, ठीक है, और आप देखना हर घर तिरंगा वाले टाइम पीरियड में यूपीएससी ने तिरंगे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट जो ही नेक्स्ट ईयर आया, मतलब पेपर हो गया, सब लोग भूल गए, अगले साल यूपीएससी ने तिरंगे पे 2 क्वेश्चन पूछ दिए, समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद 2023 की बात कर रहा हूँ, मतलब 2022 में प्रोग्राम शुरू हुआ था और 22 वाले पेपर में उसने नहीं पूछा, 23 में पूछा फिर उसने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ ना कभी क्योंकि आपको नहीं पता है शायद कि पेपर जो बनाया जाता है ना, उसमें कई सेट बनते हैं और उसमें परीक्षक जो होता है, मेन हेड जो होता है, वो वहाँ से क्वेश्चन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो कुछ तो क्वेश्चन वहाँ रह जाते होंगे ना, तो सोचता है कि अब चलो इन क्वेश्चन को इस वर्ष डाल देते हैं, और वही आपको टफ लगने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इन G20 की इन वीडियोज़ को आप यहाँ पर देख लेना, लास्ट में आपको दिख जाएंगी, ठीक है, प्लेलिस्ट ही हम प्रोवाइड करा देंगे। खैर, अब आपको पता हो मेंबर कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 20 कंट्री मेंबर है, हालांकि पता होना चाहिए कि अब 21 कंट्री हो गए, ठीक है, तो ये याद रखना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ये बताना 21 जो कंट्री है, 21वां जो देश है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। बाकी आपको ये देश सारे पता हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना कि ये 20 था ना G20, इसमें 19 देश थे और एक यूनियन थी, एक संगठन जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, ठीक, तब उसको G20 बोलते थे। अब इसमें एक देश और ऐड हुआ है, वो आपको बताना है। अब क्या करेगा ये महामारी, महामारी का मतलब क्या है कि कोई बड़ी बीमारी आएगी तो वहाँ पर एक देश दूसरे देश को कैसे मदद करेंगे, उससे रिलेटेड ये डोनेशन या फंड है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस फंड की स्थापना किसने की थी। इस फंड की स्थापना एशियाई विकास बैंक, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक, ये याद रखना कि एडीबी था, एफओए था, या यहाँ पे आपको दे देगा क्या, यहाँ पर आपको दे देगा एशियाई विकास बैंक की जगह पे AIIB, समझ गए। तो ये नहीं है, ये ध्यान रखना,
ठीक। इस निधि का उद्देश्य क्या है, मतलब इस पैसे का क्या उद्देश्य है? जूनोटिक रोगों की निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत ढांचा। जूनोटिक का मतलब वे रोग जो पशुओं से उत्पन्न होते हैं और मानव में फैल जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी जूनोटिक डिजीज होती हैं, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, कौन सा वायरस बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है ना, जो मंकी से रिलेटेड है, मंकी पॉक्स, समझ गए? तो याद रखना है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हो। भारत के बारे में फैक्ट आप छोड़ सकते हो, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल है छोटी द्वीपी विकासशील राज्यों के बारे में। आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन से राज्य हैं, 58 देश कौन कौन से, आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो मैपिंग में क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा आइलैंड किस महासागर से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा और ये मैं पिछले कई वर्षों से गेस कर रहा हूँ, तो आपको वो आइलैंड पता हो। तो अभी मोटे मोटे आप यहाँ देख लो कि इस एरिया को बोलते हैं कैरिबियन, इसको बोलते हैं अटलांटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं अरेबियन, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, और इसको बोलते हैं पैसिफिक, या कहें इस तरफ का जो रीजन है पैसिफिक, यहाँ तक का, ठीक है। अब आते हैं मैप में और आपको चीज़ें क्लियर कराते हैं। तो जैसे ये हमारा, मतलब हमारा देश ये नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आओ, ये जैसे हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत देश। अब इस प्यारे भारत में आपको पता है नीचे क्या है, हिंद महासागर, और यहाँ पड़ोस में क्या है, अरब सागर। तो नीचे यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत सारे, कौन कौन से, जैसे ये मालदीव है, ठीक है। अब मालदीव के पास ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं चागोस आर्कीपिलगो, ठीक है। हालांकि अभी ये करंट में चर्चा में रहा है कि ये आइलैंड शायद मालदीव को फिर से मिल गया है, ठीक है। मुझे पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल कहीं पे पढ़ा था कि ये मालदीव को शायद मिल गया है अब, ठीक है। ये होगा या तो कोई और होगा फिर, ठीक। तो आपको पता हो ये चागोस आर्कीपिलगो है, ठीक। यहाँ पर आप थोड़ा स्लाइड करोगे तो और आपको छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे। जैसे आपको ये सेशल्स मिल गया, ये हिंद महासागर में, ठीक है। आपको यहाँ पे ये क्या है, रियूनियन, ये यहाँ पे मॉरिशस, ये मेडागास्कर, ये कोमोरस, ये मार्टो, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेशल्स कहाँ पे है, रियूनियन कहाँ पे, तो सबके सब कहाँ है, हिंद महासागर में। यहाँ पर आओगे तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है, कौन सा, सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है। ये देखो ये सोकोत्रा आइलैंड है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है किसी भी तरह से। हाँ सर नहीं भूलेंगे, ठीक। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में आप चलोगे तो यहाँ पे सब आइलैंड कंट्री ही हैं, मतलब पलाऊ है आपका, ठीक है, बुरनेई है, यहाँ पे ये इंडोनेशिया है, टेमोर लेस्टे है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको आइलैंड ही मिलेंगे। इवन साउथ चाइना सी में आप चलोगे तो यहाँ पे आपको पार्सल आइलैंड मिलेगा, स्प्रॉटली मिलेगा, देखना भी यहीं पे स्प्रॉटली होगा छोटा सा, ये तो लूजोन है आपका, यहीं पे आपका स्प्रॉटली है, छोटा सा आइलैंड है। और यहाँ पे जानते हो सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, मतलब जो फ़ोन वगैरह, आईपैड वगैरह, उनकी जो पार्ट्स बॉडी होते हैं ना, उनको बनाने के लिए। यहाँ पे स्पॉटली को दिखा नहीं रहा है, ठीक है, वरना मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, जब मैपिंग की क्लास कराऊंगा ना, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारे आइलैंड दिखाऊंगा। ये देखो ये प्रटास है ना, ये प्रटास आइलैंड यहाँ पे। अब यहाँ से जब आप वापस आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फिलीपींस मिल गया, इंडोनेशिया मिल गया, पापुआ न्यू गिनी मिल गया, यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया आपका, इंडिया इसमें मैच खेलने यहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आओ पैसिफिक में। पैसिफिक में आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे बहुत आइलैंड है, ठीक है। अटलांटिक में जैसे कैबो वर्डे, ठीक है, कैब वर्डे कह सकते हो, ठीक है। यहाँ सांता क्रूज है ना, मास्पाल्मोस है, ठीक, यहाँ फंक्चल है, ठीक है। तो ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराऊंगा जब वहाँ पे, तो चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी ये आपको पता ही है कि यहाँ पे नीचे आइलैंड है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रूप में जाना जाता है जिसको, ये केप टाउन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वापस आते हैं, तो याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि हाँ शर्म अल शेख जो घोषणा हुई थी, शर्म अल शेख कहाँ का शहर है बताओ, इजिप्ट का, ठीक है। इजिप्ट कहाँ पे है अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है वैसे, जैसे ये आप देख रहे हो ये मैप, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये सिनाई पेनिनसुला,
ठीक है, ये रेड सी के पास में और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला, यहीं पे हमारा शर्म शेख है, ऐसे आप समझो। जैसे ये है ना, तो ये हमारा रेड सी है, ये है हमारा सिनाई पेनिनसुला क्योंकि इजिप्ट से रिलेटेड है, ठीक। और यहीं पे आपको शर्म शेख मिलेगा, ये देखो दिख रहा है शर्म शेख, ठीक। तो यहीं पे शर्म शेख शहर, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज के पास में, या कह सकते हो रेड सी में, जो भूमध्य सागर को लिंक करता है, ठीक। हाँ सर, ठीक है। ऐसे को धीरे धीरे मैप आपके सारे तैयार हो जाएंगे। बाकी आप पढ़ लेना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये सारे आइलैंड आप देख लेना, आपके कमरे में जो मैप लगा है ना बड़ा, वहाँ हाइलाइटर से इन चीज़ों को हाईलाइट कर लिया करो कि सेशल, मार्शल, सोलोमन, सूरीनाम, बनातू, गुआना, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी, मॉरिशस, तो चीज़ें फिर दिमाग में याद रहेंगी, ठीक है। किन भौगोलिक क्षेत्रों की बात की जाती है आप देख सकते हो, ठीक। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज का हमारा लास्ट आर्टिकल, भारत का नवीकरणीय जो ऊर्जा लक्ष्य है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ग्लासगो समिट में भारत ने इन चीज़ों को डिक्लेयर किया था। तो आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी किससे आ रही है, तो सोलर पावर से। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे ज़्यादा किससे आ रही, सोलर पावर से। दूसरा किससे आ रही, विंड से। तीसरा किससे आ रही, हाइड्रो से। हाइड्रो का मतलब जल, पानी, ठीक है, तो हाइड्रो से आ रही। उसके बाद किससे आ रही, बायो से, फिर स्मॉल हाइड्रो पावर से, और फिर आपका छोटे छोटे जो, इसमें एक चीज़ और है, मिसलेनियस के रूप में आप कह सकते हो। तो आपसे सीक्वेंस लगाने को पूछा जा सकता है, तो आप बता देना सर पहले सोलर, फिर विंड, फिर हाइड्रो, फिर बायो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब चाहो तो इस डिक्लेरेशन को, या कह सकते हो भारत ने जो ग्लासगो समिट में सारी बातें कही थी, ये जो पंचामृत जारी किया था, जैसे श्री IAS एकेडमी के पंचतत्व है ना, वैसे ही पंचामृत इन्होंने भी जारी किया था कि 2030 तक हम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचेंगे। 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाएंगे। 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में भी कमी लाएंगे, और 2070 तक जीरो कार्बन, या कहें शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है पंचामृत के यहाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी थी, आप में से कई सारे बच्चे श्री IAS एकेडमी के कोर्स तक नहीं पहुंच पाते थे, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता था वेबसाइट में कैसे जाएं, कोर्स में कैसे जाएं, कैसे परचेज करें। तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो ये पिक्चर दिख रही है ना, इसको बस ऐसे क्लिक करेंगे, आप सीधे कोर्स पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखो सीधे आप कोर्स पे आ गए। अब आपको प्रीलिम फाउंडेशन ज्वाइन करना है, फाउंडेशन ज्वाइन कर लो। CSAT में जाना है, यहाँ CSAT क्लिक कर लो। टेस्ट सीरीज़ देखना है, टेस्ट सीरीज में कर लो। तो जैसे टेस्ट सीरीज आपकी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, मात्र 500 रुपये की 51 टेस्ट हैं, ठीक है। वापस आना चाहो आप वापस आ जाओ। और ऐसा नहीं कि केवल इसी में, आप किसी भी पिक्चर को क्लिक करेंगे, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, सीधे आप कोर्स में पहुँचेंगे। समझ गए, किसी भी पिक्चर को, है ना जादू एक तरीके का। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती थी कि हम ऐप पे नहीं पहुंच पा रहे, कुछ मत करो, ऐसे पिक्चर में क्लिक कर दो। PDF आपके पास होती है, आप उसी PDF में इसको क्लिक करोगे, सीधे आप वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। ये थोड़ा मतलब इंटरनेट का हो गया, तो देखो ऐसे आप पिक्चर में पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये एक जादू है जो मैं आजकल अपनी इस PDF के साथ में किया करता हूँ। कहते हैं ना, खाली बैठे बैठे मन को मतलब प्रसन्न करने के लिए कुछ कलाकारी करनी चाहिए। अब ये एडिटिंग वाला है, इसको भी ऐसे क्लिक करो, सीधे आप पहुंच गए, ठीक। तो उम्मीद है खैर मज़ा आया आपको। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। आज की क्लास में जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो RCP हैं, CPTPP वाला है, ठीक है, आपका एनर्जी सेक्टर वाला है, और महामारी कोष है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि RNA और DNA एडिटिंग पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए हमने इसको नहीं पढ़ाया, ठीक। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। और एक बात और, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अंदर के बचपने को कभी मरने मत देना। जैसे आप देखते हो कि आपका मास्टर 24 घंटे बचपने में ही जीता है ना, मतलब हंसी मजाक, है ना, वो कभी मत मरने देना। आप चाहे जितने बड़े बूढ़े हो जाओ, चाहे बच्चे आपके हो जाएं, है ना, लेकिन फिर भी अपने अंदर के बचपने को जिंदा रखना, क्योंकि यही बाल दिवस की सबसे अच्छी भेंट है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।